नमस्कार। दोपहर के 1:30 बजे मैं कंचन डोगरा नेगी उत्तराखंड वासियों के लिए अपना उत्तराखंड खास बुलेटिन लेकर हाजिर हूं और सबसे पहले प्रदेश की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें देहरादून से ये बड़ी अपडेट है जहां पर कोरोना संक्रमण हॉटस्पॉट बनी हुई सब्जी मंडी 11 जून तक निरंजनपुर सब्जी मंडी को सील कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण हब बन चुकी है ये सब्जी मंडी। कल यानी कि गुरुवार को 22 नए मामले यहां से आए और मंडी से जुड़े हुए कुल मिलाकर 46 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं। फल और सब्जी के थोक व्यापार की सबसे बड़ी मंडी निरंजनपुर सब्जी मंडी में गुरुवार को रैंडम सैंपलिंग में एक साथ 22 लोग कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप की स्थिति है। प्रशासन ने आनन फानन में मंडी को एक हफ्ते के लिए सील कर दिया है। इसके साथ ही मंडी के 5 ब्लॉक भी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। मंडी में अभी तक मंडी और मंडी से जुड़े 46 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं। इसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने अब देहरादून में नगर निगम क्षेत्र में शनिवार और इतवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार बंद रखने का फैसला लिया है। न्यूज़ 18 ने अपने दर्शकों को, प्रशासन को, सरकार को मार्च की शुरुआत में ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि निरंजनपुर सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग के जो कायदे कानून हैं वो तार हो रहे हैं। न्यूज़ 18 ने इसी सब्जी मंडी से लाइव दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पर भगदड़ की स्थिति है। सैकड़ों हजारों की संख्या में रोज़ यहाँ से व्यापारी आते हैं, फल और सब्जी यहाँ से ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। कोरोना की जो एडवाइजरी है उसको तार किया जा रहा था। उसी का नतीजा है कि आज निरंजनपुर सब्जी मंडी से 46 कोरोना पॉजिटिव अभी तक सामने आ चुके हैं। अब इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। वहीं आपको बताएं कि लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। गुरुवार यानी कि कल प्रदेश में मिले 74 नए संक्रमित मामले। दून हॉस्पिटल में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर संक्रमित पाए गए। साथ ही आईसीयू में कार्यरत एक नर्स भी कोरोना पॉजिटिव है। IRDE का एक ऑफिसर भी निकला है कोरोना पॉजिटिव। बड़ी खबर इस बीच आपको बताएं कि कोरोना संक्रमण ने बढ़ाई है सरकार की चिंता और जिलों में 78 नए कोविड केयर सेंटर खोले गए हैं। कुल 171 सेंटरों में 16,000 बेड की व्यवस्था अब की गई है। उत्तराखंड में देहरादून मेडिकल कॉलेज, STH हल्द्वानी, IIP देहरादून, एम्स ऋषिकेश और बेस हॉस्पिटल श्रीनगर समेत 6 लैबों में कोरोना के सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। अब बावजूद इसके इन लैब्स में 7,000 के आसपास सैंपल का बैकलॉग पड़ा हुआ है, जो रोज बढ़ता जा रहा है। अब इतनी बड़ी मात्रा में सैंपल रिपोर्ट के वेटिंग में होने ने हेल्थ डिपार्टमेंट की चिंता और बढ़ा दी है। DG हेल्थ ने अब एम्स समेत सभी लैबों को पत्र भेजकर बैकलॉग जल्द समाप्त करने को कहा है और इस पत्र में कहा गया है कि लैबों में शिफ्ट बढ़ाई जाए। दूसरा मेरे द्वारा आज निदेशक एम्स को भी लेटर लिखा गया है कि वो जो है कृपया करके जो हमारे उनके यहाँ एवेटेड सैंपल्स पड़े हुए हैं उनकी जो है रिपोर्ट्स वो बहुत जल्दी से काम को और शिफ्टों में रिवाइज करते हुए उनको जो है उन टेस्टों को शीघ्र उनकी रिपोर्ट्स देना शीघ्र करना शुरू करना। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की जनता को आज विश्व पर्यावरण दिवस की बधाइयां दी हैं। सीएम ने कहा है कि उत्तराखंड में गौरा देवी जैसी महिला रही है जिन्होंने पेड़ बचाने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की। सीएम ने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। मैं आज आप सबसे यह अपील करता हूं कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम ये संकल्प लें कि हमारे घर में कोई भी मांगलिक कार्य होता है, शादी है, कोई नया मेहमान घर में आता है, कोई जन्मदिन हो सकता है, किसी को किसी दिन नौकरी मिली होगी, कोई रोजगार मिला होगा, हम उस दिन को चिरस्थायी बना सकते हैं एक वृक्ष लगा करके। इस बीच सीएम त्रिवेंद्र ने राशन की कालाबाजारी को लेकर
सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने डीएम को आदेश दिया कि किसी भी हाल में राशन की कालाबाजारी ना हो। तो वहीं त्रिवेंद्र रावत ने किसी की भी सिफारिश नहीं सुनने की अपील की और सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी किए। किसी भी हालत में नहीं होनी है। कितना बड़ा आदमी कोई सिफारिश करता है, किसी की सिफारिश सुनने की जरूरत नहीं है। कोई भी सिफारिश करे तो मैं आपको निर्देशित कर रहा हूं कि किसी की भी सिफारिश सुनने की जरूरत नहीं है। राशन की कालाबाजारी की घटना हमारे सामने नहीं आनी चाहिए और कहीं से हमारे कान में आती है तो ये खबर आनी चाहिए कि उसको अंदर कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे, विपक्ष की बात करते हैं प्रदेश में, जहां पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव और टीम राहुल में शामिल प्रकाश जोशी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को एक चिट्ठी लिखकर इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई है कि पार्टी के कई नेता मीडिया में अलग अलग बयान देकर कांग्रेस की इमेज डाउन कर रहे हैं। जोशी ने चिट्ठी में लिखा कि ज्योत सिंह बिष्ट, सूर्यकांत धस्माना, विजय सारस्वत और धीरेन्द्र प्रताप ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की बातों को लेकर अलग अलग बयान दिए, जिसमें कांग्रेस की स्थिति हास्यास्पद हो गई। और इसके साथ ही प्रकाश जोशी ने कोविड फंड के लिए विधायकों की सैलरी और भत्तों को काटने के मामले में कांग्रेस के नेता जो अलग अलग सुर में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उससे उनका कहना है कि इससे जनता में पार्टी को लेकर एक गलत मैसेज गया। जोशी ने अपनी चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया कि कांग्रेस बीजेपी सरकार की कमियों को उजागर करने में पीछे रह गई है। सरकार रोज एक फैसले लेती है, अगले दिन उस फैसले को पलट देती है। सिर्फ कॉपी पेस्ट करके ये सरकार अपना काम चला रही, रोज नए नियम आ रहे हैं। तो इस पर मुख्यमंत्री और सरकार को बेनकाब करना जरूरी है। और मैं मानता हूं कि अगर कांग्रेस का जो के बड़े नेता भी हैं वो और अधिक अगर आक्रामकता इस पर वो दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग कांग्रेस को भी हम एकजुट रख पाएंगे और शायद एक पार्टी लाइन पर बोलेंगे तो शायद हम लोग सरकार को पूरी तरह बेनकाब कर पाएंगे। उसकी और अधिक जरूरत है अभी। और इस बीच इस पूरे मामले पर एक बड़ी अपडेट, ये प्रीतम सिंह की तरफ से अब स्टेटमेंट आया है जिसमें लेटर पर अब वो बोले हैं। प्रकाश जोशी के लेटर पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, मीडिया को कांग्रेस की परेशानी दिखती है। ये प्रीतम सिंह ने कहा है। रेखा आर्य रो रही, ये नहीं दिखता। लॉकडाउन के दौरान भले ही कुछ सरकारों ने अपने प्रवासियों को घर भेजने का काम किया हो, लेकिन आज भी ऐसे हजारों मजदूर अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आलम यह है कि 3 महीने तक काम ठप होने से इनके पास ना घर जाने के लिए पैसा बचा है और ना ही कोई सरकार इनकी सुध ले रही है। लॉकडाउन के बाद कुछ कर्जा या फिर कुछ मजदूरी करके ये लोग जो हैं पैसे इकट्ठे करने की जुगत में हैं और अपने घर जाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि जहां पहले उनको अपने घर जाने के लिए 200 से 500 रुपए का किराया चुकाना पड़ता था, तो वहीं अब उनको घर जाने के लिए 2,500 से 3,000 रुपए का किराया देना पड़ रहा है। कहते क्या खाना तो मिलता था पहले, जिससे अब हम लोग 9 आदमी थे और 9 आदमी उसमें 2-3 आदमी का खाना मिलेगा, कहाँ से पूरा होगा? फिर तो भूखा नहीं मरेंगे। अब काम चला है, कुछ दिन काम हम लोग करे हैं, 15-20 दिन, उसके बाद अब घर जा रहे हैं। ये सही है कि लगातार हम लोगों की नज़र, पैनी नज़र हमारे विभाग सारे देख रहे हैं। जहाँ से इस प्रकार कोरोना कहीं आता है तो तब हम उस प्रकार उसको रोकने के लिए, जिससे कि वो समाज में ना जाए, जिससे कि वो संक्रमित होते हुए हमें जो ट्रेवल हिस्ट्री है उसका पता चले, जिससे कि हम उसको वहीं कंट्रोल करें। तो इस प्रकार देहरादून को 2 दिन बंद रखना, 1 दिन तो ऑलरेडी बंद था, 1 दिन बढ़ाने का काम किया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। समय आने पर ऐसे निर्णय कई जगह लिए जाएंगे और इस प्रकार के निर्णय कई जगह ड्रॉप भी किए जाएंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते आपको बताएं कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बची हुई एग्जाम्स इसी महीने में करा ली जाएंगी। इसको लेकर एग्जाम की डेट्स जल्द इनका ऐलान हो सकता है और इन परीक्षाओं को हाई स्कूल और इंटर के लिए अलग अलग पालियों में आयोजित किया जाएगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि इसे लेकर जल्द तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और इसे लॉकडाउन की वजह से बच्चों के पेपर कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। हमारी कोशिश है कि इसी महीने के अंदर अंदर हम बच्चों के पेपर जो बचे हुए हैं इनको हम करवा लें, ताकि ठीक समय पर इनको हम परीक्षा परिणाम दे सकें। क्योंकि बच्चों को बाद में हायर एजुकेशन में जाना पड़ता है, कई कंपटीशन में जाने पड़ते हैं,
तो हम सोच रहे हैं कि हमारे बोर्ड के एग्जाम की वजह से लेट ना हो, और मुझे ऐसा लगता है कि आज हम बच्चों के डेट किस किस डेट में किस किस पेपर के होंगे, ये हम डेट आज शाम तक या कल सुबह तक घोषित करेंगे। अब बात रिलायंस जियो में एक बड़े निवेश की करेंगे, जिसमें अबू धाबी की इन्वेस्टमेंट कंपनी मुबाराला ने रिलायंस जियो में 9,093 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस निवेश से मुबाराला की जियो प्लेटफॉर्म में 1.85% हिस्सेदारी हो गई है। 6 हफ्ते के अंदर ही जियो में ये छठा बड़ा इन्वेस्टमेंट है। 6 हफ्ते में जियो में 87,655 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, KKR भी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। अब इन निवेश को लेकर रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि जियो के एक साथ काम करने पर दुनिया में भारत निश्चित तौर पर सबसे बड़ा डिजिटल देश बनने की राह पर चल रहा है। उन्हें उम्मीद है कि कंपनी को मुबाराला के अनुभव का फायदा होगा। मुबाराला कंपनी के ग्रुप CEO खलादून अल मुबारक ने कहा है कि जियो ने भारत में संचार और कनेक्टिविटी को पहले से बदल दिया है। एक निवेशक और भागीदार के तौर पर हम भारत की डिजिटल विकास यात्रा का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको बड़ी खबर बताएंगे जो कि कोटद्वार से आ रही है। क्वारंटीन सेंटर से भागा एक यहां पर युवक। रात के अंधेरे में सेंटर से भागा युवक कलजीखाल ब्लॉक का रहने वाला है युवक और 1 हफ्ते से क्वारंटीन सेंटर में रह रहा था। युवक की तलाश में जुटा है प्रशासन। बढ़ते हैं आगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर टिहरी में वन विभाग द्वारा पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाया गया। वन विभाग के कर्मचारियों ने वन चेतना केंद्र में पौधारोपण करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की और उसके बाद कलेक्ट्रेट तक स्वच्छता अभियान चलाया। नई टिहरी रेंज अधिकारी का कहना है कि पौधरोपण और स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अभी इस क्षेत्र में प्लास्टिक का और पन्नियों का है, ये सारी चीज़ों को उठाने का, क्योंकि फायर नहीं है तो जितने भी फायर वाचर हैं इनको साथ पूरा स्टाफ लग करके, और ये हम अभी यहाँ से लेकर के पूरा कलेक्ट्रेट से और नीचे जो हमारा मेन फोकस एरिया है, इस एरिया में हम जो है पूरा स्वच्छता अभियान करके। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां पर कुछ युवा कूड़े कचरे के सहारे मिसाल पेश कर रहे हैं। ये युवा अपने छोटे छोटे प्रयासों से किस तरह से प्रकृति को खूबसूरत बनाने में जुटे हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी। गौरैया के घोंसले लगाने के साथ प्रकृति प्रेमी अपनी अपनी तरफ से पर्यावरण को बचाने में जुटे हुए हैं। हल्द्वानी की एक ऐसी ही संस्था है गो क्लीन गो ग्रीन, जो अपने साथ कुछ स्कूली स्टूडेंट्स को जोड़ करके, स्वयंसेवी लोगों को जोड़ करके किस तरीके से बंजर ज़मीनों को आबाद करने में लगी हुई है और सुंदर खूबसूरत बनाने में लगी हुई है। ऐसी ज़मीनों को जहां पर लोगों ने कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया था, या फिर ऐसी ज़मीनें जहां पर झाड़ियां उगी हुई थी और लोग जाना पसंद नहीं करते थे। हमारे साथ गो क्लीन गो ग्रीन संस्था के मनोज नेगी जी मौजूद है। मनोज जी, किस तरीके से आपने ये तस्वीर बदली है, किन किन चीज़ों का मटीरियल आपने इस्तेमाल किया? एक्चुअली ये जो जगह थी ये एकदम मतलब वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी की जगह थी और ये जगह बिल्कुल एकदम बेकार सी पड़ी थी। तो हमने यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल, टायर और बैम्बो यूज करके हमने एक पहले तो इसको खूबसूरत बगीचे का आकार दिया, एक गार्डन का आकार दिया। फिर यहाँ पे हमने देखा कि अगर गार्डन है तो एक यहाँ पे हमने गौरैया के कुछ घोंसले लगाए। गौरैया के घोंसले लगाने के साथ में उनके पानी के लिए एक पॉन्ड भी हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये सारी चीज़ें करके हमने ये एक खूबसूरत जो है रीयूज़ वेस्ट का एक गार्डन बनाया हुआ है। ये जो संस्था है इसकी कोशिश है कि वो कम से कम प्रकृति का एक संदेश दे और प्रकृति की नियामतें किस किस तरीके से मौजूद हैं, प्रकृति में कौन से ऐसे तत्व हैं, और विशेष तौर पे जो वेस्ट मटेरियल है प्लास्टिक का बना हुआ, इसके बारे में जो शोध आ रहे हैं वो बेहद खतरनाक और चिंताजनक हैं। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जिन वेस्ट मटीरियल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय प्लास्टिक से बने हुए, उनको ख़त्म होने में 800 से 1000 साल तक लग सकता है। ऐसे में इन खतरनाक चीज़ों का कोई इस्तेमाल हो सकता है तो इस तरीके से उनको खूबसूरत बना करके हो सकता है। एक तरफ जहाँ प्रकृति इससे खूबसूरत लग रही है तो वहीं दूसरी तरफ जो है इस तरीके के वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल भी हो सकता है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। लापरवाही से जुड़ी हुई एक खबर आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें टिहरी जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आम लोगों पर भारी पड़ सकती है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। जिले में लगातार प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है और जो लोग क्वारंटीन
जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है। लेकिन कई मामलों में ऐसा देखा जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव और क्वारंटीन पीरियड पूरा कर चुके लोगों की दोबारा से सैंपलिंग और हेल्थ चेकअप नहीं किया जा रहा। 10 दिन में ही उनके घर भेजा उनको जा रहा है, जिससे बाद में उनमें कोरोना पॉजिटिव होने की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य विभाग इस मामले में नई गाइडलाइंस का हवाला दे रहा है। टाइम पीरियड है, अगर 10 दिन में हम मरीज को मॉनिटर करते हैं और 10 दिन तक मॉनिटर करेंगे और 3 दिन पहले से उसमें उसको मरीज को बुखार नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, गले में खरांश वगैरह भी ज़्यादा नहीं है, तो उसको हम 10 दिन में ही डिस्चार्ज कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण में डॉक्टर फ्रंट पर लड़ रहे हैं, दूसरों की जान बचा रहे हैं और यही कारण भी है कि देश भर के लोग उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। मगर नैनीताल में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को क्वारंटीन के लिए होटलों की जरूरत पड़ी तो होटल मालिक बहाने बनाने लगे। डॉक्टरों को क्वारंटीन में रखने की बात सुनकर होटलों के मालिकों ने स्टाफ ना होने का रोना रोया, तो किसी ने किचन बंद होने का हवाला दिया, किसी ने साफ मना ही कर दिया, जिसके बाद पूरे मेडिकल स्टाफ को नैनीताल क्लब में शिफ्ट करना पड़ा। किसी ने भी हमको उस तरह से एंटरटेन नहीं किया और आखिर में हमको जो नैनीताल क्लब था यहाँ से हमको पूरा सहयोग मिला क्लब वालों का। उन्होंने हमको कमरे भी दिए और हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो वहाँ पर है उनके खाने की व्यवस्था करी। बहाना ये था कि हमारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है और भी हमारा जो स्टाफ है वो उपलब्ध नहीं है। पहले अपनी व्यवस्था ही पूरी जो इनके पास नैनीताल क्लब है या नैनीताल टीआरसी है, महीताल टीआरसी है, उनको भर लें, यूथ हॉस्टल है उसको भर लें। अब ये सब होटल इन्होंने ले लिए, अब मेरे समझ नहीं आ रहा कि इसकी क्या जरूरत है। डॉक्टर कोरोना में फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में लड़ रहा है, ऐसे में अगर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो एक गंभीर सवाल है। जरूरी होगा कि जिला प्रशासन सामने आए और आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत उन होटल कारोबारियों पर कार्रवाई करे जिन्होंने इस तरह का व्यवहार डॉक्टरों के साथ किया है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। अगली खबर चंपावत से, जहां पर 3 दिन पहले बनबसा इंडो नेपाल बॉर्डर पर ड्यूटी पर तैनात 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और 2 मेडिकल स्टाफ शामिल थे। जिसके बाद प्रशासन ने ऐसे 41 लोगों को चिन्हित किया जो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से कोरोना पीड़ितों के संपर्क में आए। जिले के कप्तान के मुताबिक 18 लोगों के कोरोना सैंपल को लेकर जांच के लिए भेजा गया। 23 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते इसका सीधा असर अब बाजारों पर पड़ने लगा है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद बाजार कुछ शर्तों के साथ अनलॉक होने जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी कि इससे आम जिंदगी पटरी पर आएगी। राजधानी देहरादून में ही 2 दिन बाजार बंदी की मांग ने ऋषिकेश डोईवाला में भी असर दिखाना शुरू कर दिया। कोरोना वायरस के डर के चलते पब्लिक अभी भी खरीदारी करने से बच रही है। कस्टमर की संख्या करीब 50% तक गिर गई है, जिससे व्यापारी परेशान हैं। और अब आपको बताएंगे खटीमा से खबर, जहां पर लंबे इंतजार के बाद इंडो नेपाल बॉर्डर में लगे हुए गांव जोड़ने और ब्रिटिश कालीन लोहिया हेड पार हाउस तक बन रही सड़क विरोध होने लगा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मानकों के निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को रोक दिया। तो इन सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पावर हाउस के अभियंता के समझाने के बाद सड़क का काम दोबारा शुरू हो सका। रोकड़ गिट्टी पड़नी चाहिए थी, उसमें आप देख सकते हैं सोलिन भी पड़ रहा है, 65 mm भी पड़ रहा है, 75 mm भी पड़ रहा है। और ये कहीं ना कहीं इस रोड के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। ये रोड 6 महीने तक नहीं चलने वाली। ये रोड इसी बरसात में ही डंप हो जाएगी, टूट जाएगी। जन समुदाय यहाँ आज आया हुआ था। इन्हें रोड के कुछ निर्माण कार्यों में अनियमितता के कारण इन्होंने यहाँ पर मुझे बुलाया था। इसमें ये कहना है कि ये नई सड़क का काम नहीं है, रिपेयर का काम है। इसमें रिपेयर के मानकों के अनुसार से जहाँ पर भी आवश्यकता है वहाँ पर काम कराया जा रहा है। और जहाँ पर ठेकेदार द्वारा सड़क से निकाला गया मलबा जो सड़क में डाले जाने की इनकी आपत्ति थी, वो ठेकेदार को निर्देशित कर दिया गया सड़क पे से निकलवा करके साइड। अगली खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पर प्रदेश में जिला नियोजन समिति का जिम्मा डीएम को दिए जाने पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एमडी जोशी का आरोप है कि भाजपा सरकार पंचायतों को खत्म कर नौकरशाहों को आगे कर रही है। साथ ही जोशी ने कहा कि चुनी हुई संस्थाओं की जिम्मेदारी नौकरशाहों को देना असंवैधानिक भी है। जिला पंचायत का
अध्यक्ष जिला योजना समिति का उपाध्यक्ष होता है, प्रभारी मंत्री उसका अध्यक्ष होता है। ये पहली सरकार है जिला पंचायतों को दरकिनार करके, बाईपास करके नौकरशाही के हाथ में योजना के निस्तारण का काम दिया जा रहा है, जिलाधिकारियों को दिया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और इस प्रदेश का क्या हो सकता है, पता नहीं। और अब आपको बताएंगे कि उत्तराखंड पुलिस ने एक वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में पुलिस के जवान अल्मोड़ा के चौखटिया में रहने वाले भुवन नाम के एक शख्स का पुश्तैनी मकान रहने लायक बना रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि भुवन उन प्रवासियों में शामिल हैं जो दिल्ली से उत्तराखंड वापस लौटे, लेकिन जब वो अपने गांव में आए तो उनका गांव का जो पुश्तैनी मकान है वो एकदम खराब खस्ता हालत में था। छत से पानी टपक रहा था और जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस पहुंचती है और ये प्लास्टिक की शीट जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये पुलिस के द्वारा ही छत को कवर करते हुए बिछाई जा रही है ताकि बारिश जो हो रही है, छत जिससे टपक रही है, टपकना रुक जाए और ये व्यक्ति जो है आराम से अपने घर में रह सके। और अब आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे उत्तराखंड में आज मौसम सुहावना हो गया है और गर्मी से राहत मिली है लोगों को। ऐसे में मौसम का असर राजाजी टाइगर रिजर्व के हाथियों पर भी सर चढ़कर बोलने लगा है। ऋषिकेश के 72 सीढ़ी घाट के सामने जंगल से निकलकर 2 युवा हाथी मस्ती करते हुए नजर आए। लाल घेरे में आप देख सकते हैं हाथियों की मस्ती है, आपस में जोर आजमाइश करने लगे हैं और इसको देखने के लिए गंगा के दूसरी पार लोगों की भीड़ जुटने लगी। आप भी देखिए हाथियों की मस्ती। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।